everyone, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the class plus 2, that is Huygens principle. Huygens principle करने से पहले बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले आप प्लीज एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ह्यूजेन प्रिंसिपल। क्रिश्चियन ह्यूजेन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रिंसिपल दिया था, और कब दिया था? 1678 में दिया था। अगर हम ह्यूजेन प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो हमें एक टर्म है वेव फ्रंट, इसको समझना होगा। यानी इसने एक तरह से हमें वेव फ्रंट के बारे में ही कहा था। वेव फ्रंट को हम कैसे समझेंगे? वेव फ्रंट को समझने के लिए मान लीजिए कहीं पे भी कोई भी एक ठहरा हुआ पानी का तालाब, कोई भी पानी है, तालाब है, हम पानी से समझते हैं इसको। अगर हमने उसके ऊपर मान लीजिए एक पानी की बूंद या फिर कोई पत्थर, कुछ भी, यानी जो कांस्टेंट था, रेस्ट था पानी, उसमें हमने क्या किया? मोशन कर दिया, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ हलचल कर दी। लगा लीजिए पानी की बूंद ही डाल दो, उससे भी क्या होगा? पानी के अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो इससे क्या होगा? जैसे ही मान लीजिए कोई भी सोर्स हमने पानी के अंदर डाला तो आप लोग देखोगे उसके अंदर कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएंगे। ओके बच्चों, और आप देखोगे ये जो है, जैसे कि ये जो सर्कल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये ऊपर होएंगे, नीचे होएंगे, बार बार इस तरह से इनकी मोशन होता जाएगा। लेकिन जो ये पूरा का पूरा सर्कल होगा, इस सोर्स से हर एक पॉइंट हो, यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, सबकी क्या होगी? डिस्टेंस सेम होगी। सिमिलरली अगर ये सर्कल है, ये भी हम उसी पोजीशन पर ऊपर नीचे होएगा, यानी डीपी करेगा और ऊपर भी आएगा उसी पोजीशन पर। यानी इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे वो भी इस पॉइंट ऑफ सोर्स से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। एक मेन पॉइंट और बच्चों इसका, हम देख रहे हैं ये सर्कल इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रही है, यानी इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो गई? ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसका मतलब क्या है? जो हमारे यहाँ पर ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये क्या होंगे? इससे 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हम इस तरीके से ले लेंगे, कहीं से भी लगा लीजिए, ये हर एक के साथ क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आप कहोगे मैम हम तो वेव फ्रंट बता रहे थे, आप तो वेव फ्रंट। बच्चों जो ये हमारे यहाँ पे सर्कल बने, ये हमारे सोर्स से, जिस सोर्स की वजह से क्या हुई सर्कल क्रिएट हो रहे हैं, उसी इक्वी डिस्टेंस पर है। तो जो ये सर्कल है, इन्हीं को हमने क्या बोला है? वेव फ्रंट। क्या बोला है हमें? इन्हीं को हमने वेव फ्रंट बोला है। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है इन वेव फ्रंट की, वो क्या होती है? वेव फ्रंट और डायरेक्शन प्रोपेगेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी नॉर्मल होते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। अब हम समझते हैं एक छोटी सी टर्म है प्लेन वेव फ्रंट। क्या समझेंगे? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट अभी मैंने आपको बताया, ये सर्कल से ऐसे बढ़ते जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसे आएगी जैसे ये सर्कल है, यूं बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और बहुत बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे हम फुलना बना के मैं आपको छोटा छोटा इस तरह बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको, अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, मान लीजिए ये पार्ट लिया, ये हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह। इसे ही हमने क्या बोल दिया? प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोला? प्लेन वेव फ्रंट। मान लीजिए इसका हमने ले लिया ये वाला पार्ट, इसका ले लिया ये वाला पार्ट, ये भी सारे कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट, बहुत बड़े बड़े जो पीछे की तरफ वेव फ्रंट्स बन रहे हैं उनका लिया। मान लीजिए कुछ ये इस तरह से है प्लेन वेव फ्रंट। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 वेव्स का ले रहे हैं, तो इनकी भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे है? इसी तरह से है। इसका मतलब क्या है? ये प्लेन वेव फ्रंट भी जो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसके साथ क्या बना रहा है? नॉर्मल, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? जो वेव फ्रंट होते हैं हमारे, जो वेव फ्रंट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगी? जहां पर ये मूव कर रहे हैं वो उसकी क्या होगी? प्रोपेगेट की डायरेक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या है? ये उसके परपेंडिकुलर होंगे।
अब इन्होंने, आप लोग कहोगे ह्यूजन प्रिंसिपल जो है हमने कर लिया, इनका रोल क्या है? ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ह्यूजन प्रिंसिपल से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारी टर्म जो अभी तक हमने लाइट के केस में पढ़ी है उन सबको हम सोल्व कर सकते हैं। ये जस्ट इसने पानी से एग्जाम्पल दिया था और समझाने की कोशिश की थी भी वेव फ्रंट होता क्या है। मान लीजिए एक बात और है, ये ह्यूजन ने कहा है हमें भी, अगर हमें ये पता करना हो, अगर टाइम किसी टी टाइम पे हमें ये दे रखा अभी वेव फ्रंट यहाँ है, तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी, मान लीजिए किसी टी टाइम पर हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ऑफ सोर्स हो गया। हम हाफ ही वेव फ्रंट ले रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सके। मान लीजिए ये हमारा किसी टाइम t1 पर क्या है, एक पहला वेव फ्रंट है मान लीजिए। तो इन्होंने कहा डेल्टा टी टाइम पे, यानी डेल्टा टी टाइम बाद हमारा वेव फ्रंट बनेगा कहाँ पर, इसको हम कहाँ पर बनाएंगे। इसको बनाने के लिए जैसे एक पॉइंट ऑफ सोर्स की तरह काम किया गया था, और मैंने आपको बताया था इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इससे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स है, ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पर है। जो ये पॉइंट्स है ना, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। किसकी तरह, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है, इनसे भी क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे। इस तरीके से क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे। मान लीजिए, और ये जरूरी नहीं है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 60 पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे पॉइंट होंगे, क्योंकि पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, यानी उनसे भी क्या बनेगा, इस तरह से वेव फ्रंट्स बनेंगे, यानी क्या बनेंगे, वेवलेट्स बनेंगे। हम इन्हें वेवलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, वेवलेट्स। आप लोग बच्चों देख रहे हो यहाँ पे सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ का इफेक्ट और यहाँ का इफेक्ट क्या होगा, सारा का सारा कैंसल आउट हो जाएगा। और हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, हमारे पास ओवरऑल बचेगा ये चीज, सिर्फ और सिर्फ ये चीज हम ये लगाएंगे, सिर्फ ये चीज बचेगी हमारे पास। जैसे मैं इसको यहां से रफ करके दिखा रही हूं, हमारे पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा लास्ट का, जो इन सर्कल जो हमने ये वेवलेट्स बनाई थी सिर्फ उनका टॉप बचेगा, बाकी सब का इफेक्ट क्या होगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ये और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वेव फ्रंट, नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी। और इसमें हम एक बात और कहेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या कहेंगे, हमने ये देखा सिर्फ इनकी टिप बची है और इन सबको हमने आपस में मिलाया है। इसका मतलब क्या है, जितने भी ये टिप है इनके ऊपर हमने टेंजेंट बनाया है, यानी आगे उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पर सेकंड वेव फ्रंट बन जाएगा। आए बच्चों आप लोगों को समझ में। इस तरह से इस पर जो पॉइंट होंगे ये सारे क्या करेंगे, नेक्स्ट सोर्स की तरह काम करेंगे। सिमिलरली इस पे भी इस तरह से वेवलेट्स बनेगी तो उनका भी बाकी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और एंड में क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर की टिप पार्ट बचेगा। तो क्या होगी, एक तरह से वो उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाली बात होगी, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा वेव फ्रंट। इस तरह से हमारे वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे और हम जितने भी टाइम में पता करना चाहते हैं उतने टाइम में हमें इसके वेव फ्रंट्स पता लग जाएगा भी यहाँ पर बनेगा। चलिए बच्चों, अब हम क्या है, इस प्रिंसिपल की हेल्प से अब एक बात और बताती हूँ बच्चों। पहले मैं आपको, अगर हम ये वेव फ्रंट 2D में लेते हैं, किस में लेते हैं, 2D में, तो हम इन वेव फ्रंट को बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट। इफ वी टेक इन 3D तो हम इनको बोलेंगे स्फेरिकल। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। डिफरेंस कुछ नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे ये सर्कुलर किया था, इस तरह यहाँ पे एक सोर्स लिया था हमने, ये एंड में क्या होता है, बिल्कुल एक प्लेन सा बन गया था। तो ये सर्कुलर के केस में भी प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, और स्फेरिकल लिया है तो उस केस में भी सिमिलरली हमें यहीं पे एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कहने का डिफरेंस है, 2D में सर्कुलर वेव फ्रंट मिलेंगे और 3D में स्फेरिकल। जो प्लेन वेव फ्रंट है वो तो फिर भी ऐसा ही मिलेगा हमें। चलिए बच्चों, अब हम इस वेव फ्रंट की हेल्प से रिफ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, हमने किया है, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, रेयर मीडियम, जिसे हमने मीडियम 1 बोल दिया। ये क्या है, डेंसर मीडियम, जिसे हमने मीडियम 2 बोल दिया। मान लीजिए यहाँ पर
ये मीडियम है यहाँ पर। ओके, यहाँ से क्या हुआ, एक रे इंसिडेंट हुई, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, फिर ऐसे मुड़ती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट मान लिया। ओके, उस प्लेन वेव फ्रंट का हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया हमने इसका, ए बी। यहाँ पे इनको आगे बढ़ाना पड़ सकता है बच्चों। ये हमारा सेकंड मीडियम है, ये मैंने यहाँ से खोल क्यों दिया, हमें डायग्राम बनाने के लिए मे भी हो सकता है लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़े, इसलिए खोल दिया जाए। ये मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर सी। ओके बच्चों, अब ये एक वेव फ्रंट है, ये एंगल कितना हो गया आई, और ये एंगल आर, ये आप लोगों को पता है। और हमने अभी तक जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, हमने एक स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, n/1 यानी साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ये पढ़ा है हमने, बीम की रेशियो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी एक तरह से हमने ये क्या पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी हमें एक तरह से ये प्रूव करना, अगर हमने ह्यूजेन प्रिंसिपल का यूज करके इसको प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे हाँ भी हमने तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया ह्यूजेन प्रिंसिपल से। हम प्रूव ही तो यही करना है, हमने अभी तो ये कहा भी ह्यूजेन प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन टर्म्स को सबको एक्सप्लेन कर सकता है। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। लाइट एक वेव की तरह होती है, आप लोगों को पता ही है। चलिए, जो ये एक वेव फ्रंट है, हमने इसको नाम दे दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, ए बी को हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब हमें बनाना है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। वो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, हर जो जितने भी वेव फ्रंट होते हैं उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं जो पॉइंट ऑफ सोर्स इक्विडिस्टेंस पर होते हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं, और वहां से क्या होती है, वेवलेट्स बनती हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट से एक वेवलेट्स बना रहे हैं, वो वेवलेट्स कुछ यूं अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो मान लीजिए यहाँ पर एक उसका पार्ट आता है, और हमने क्या किया था, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया था, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो हमारे पास जो ये वाला वेव फ्रंट आ गया। कौन सा, ये वाला वेव फ्रंट, मान लीजिए इसका नाम है ई सी। इसको हमने बोला है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके बच्चों, क्या बोला है इसको हमने, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जो एंगल ये आर है, ये यहाँ पर आर के इक्वल हो जाएगा, और जो ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आई यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इन्होंने ये एक बात और बच्चों, ये क्या हमारा डेंसर मीडियम है, हमें ये पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो भी होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो रेयर मीडियम होता है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। और मान लीजिए और ज्यादा कम हो जाती है इसकी, ये कम थी तभी तो हमारे यहाँ पर ये वेव फ्रंट इसके पैरेलल नहीं बना, अगर इक्वल हो जाती तो इसके पैरेलल बन जाता। अब ये पैरेलल नहीं बनाई, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस और मतलब इसमें स्पीड और ज्यादा कम हो जाती तो ये जो हमारा टेंजेंट था वो कुछ यहाँ आ जाता, और कम होती तो यहाँ आ जाता, और कम होती तो यहाँ आ जाता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ये हमारी ये वाली जो हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी थी इसको प्रूव करते हैं। इसमें क्या, आप पहले ये वाले ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाले ट्रायंगल लोगे तो इससे साइन आई किसके बराबर होगा, वही हम फॉर्मूला लगाते देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमें ये पता है। जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक तरह से, यहाँ पर भी हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी डिस्टेंस मानी है, ये ऐसे ऊपर तक जाएगा। तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये आई है, तो इसके सामने जो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, BC डिवाइड बाय AC, दैट इज हाइपोटेनियस। सिमिलरली साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, AE डिवाइड बाय AC। ओके बच्चों, हम मान लीजिए अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम मान लीजिए इसमें हमने मानी थी वेलोसिटी V1 है, V1 इसमें मानी थी V2। ओके, अब हमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा सेकंड वेव फ्रंट का टॉर्क टाइम है, मान लीजिए आफ्टर टॉर्क टाइम
तो अगर हमने टाइम टॉर्क लिया है तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम दैट इज इक्वल टू bc। सिमिलरली इसके लिए तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, v1 टॉर्क डिवाइड बाय ac, इधर v2 टॉर्क डिवाइड बाय ac। जब आप स्नेल्स लॉ निकालोगे यानी साइन आई डिवाइड बाय साइन आर करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास v1 डिवाइड बाय v2 बच जाएगा। क्यों, टॉर्क से टॉर्क कैंसिल, ac से ac कैंसिल, और यही हमने प्रूव करना था। यही प्रूव करना है दैट इज स्पीड ऑफ फ्लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ फ्लाइट इन मीडियम 2। ओके बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए अगर अब हम आगे, हालांकि हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, लेकिन हमें ये भी तो देखना है भी इसमें क्या चीजें कांस्टेंट रहती है, क्या चीजें चेंज होती है, इन चीजों का भी तो पता करना ना। इसके लिए हम पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम n21 के इक्वल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही बोलेंगे ना। चलिए अगर हम अब यहाँ पे मान लेते हैं c इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट, c इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट ले रहे हैं, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी n1 किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, c बटे v1 के, और जो n2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, c बटे v2 के। तो जो यहां से हम v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, v1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, v1 की वैल्यू आएगी c बटे n1। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v1 यहाँ चला जाएगा और n1 को हम यहाँ ले आएंगे, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगी, v1 की वैल्यू c बटे n1, और v2 की वैल्यू क्या आएगी, c बटे v2। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, v2 बटे v1। ओके बच्चों, n2 बटे n1। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल आ गया हमारा, यहां से मैं यहां से इसको रफ कर लेती हूँ, मैं यहां से आपको बाद में समझाऊंगी, जो हमने टर्म समझनी है। क्या आ गया यहां से हमारा, साइन आई बटे में साइन आर इज इक्वल टू n2 बटे n1। ये आ गया ना हमारा, यहां से ये आ गया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। इस चीज का हम यूज करेंगे बच्चों आगे, इसलिए इसको ध्यान रखना। यूज क्या करेंगे, ये टर्म क्या है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिससे हमें कुछ और क्वांटिटीज के बारे में पता लगेगा। ये एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ की दूसरी फॉर्म है। सिर्फ लिखने का तरीका है बच्चों, है चीज वही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2। यही तो हमने कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। सिर्फ लिखने का फर्क है वही चीज, सिर्फ वही चीज है बच्चों। इसको हम n21 लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखते हैं हम, n21। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए अगर हम इसको, अभी हमने यहाँ तक इतना किया, मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमें ये चीज भी तो देखनी है इसमें क्या चीज कांस्टेंट और क्या चीज वेरिएबल है। अब मान लीजिए λ1 और λ2 है, ये हमने दो वेवलेंथ मान ली, मीडियम 1 की और मीडियम 2 की। तो λ1 क्या है, एक तरह की डिस्टेंस होती है, तो λ1 को अगर हम डिस्टेंस माने तो λ1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 टॉर्क के, क्योंकि टॉर्क टाइम था, और λ2 किसके बराबर हो जाएगी, v2 टॉर्क के बराबर हो जाएगी। फिर ये वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर हम इनकी रेशियो निकाले भाई, λ1 डिवाइड बाय λ2 इज इक्वल टू v1 टॉर्क डिवाइड बाय v2 टॉर्क, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, λ1 v1 को मैं यहाँ ले आऊं इज इक्वल टू λ2 को ऊपर ले जाऊं v2। ओके, ये हमारी एक मेन वैल्यू आ गई। इसका क्या रोल है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, इसका क्या रोल है। जो ये चीज है वेवलेंथ डिवाइड बाय स्पीड, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम 2। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ओवरऑल हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही। दैट इज इनमें स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो इस मीडियम में क्या है, v1 ग्रेटर देन टू v2 है। ओके, नेक्स्ट वेवलेंथ डिफरेंस है, पहले की वेवलेंथ λ1 है और दूसरे की क्या है
लैम्डा 2 है। थर्ड जो चेंज नहीं हो रही क्वांटिटी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। दोनों ही मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बच्चों। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, चेंज क्या चीज होगी, हमारी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। चलिए बच्चों अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं। इसका दूसरा टॉपिक क्या है, इसी का अभी तो हमने क्या किया था, ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी। अब मान लीजिए अगर ये डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है, यानी जब रेयर मीडियम है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा, चलिए करते हैं हम वो पॉइंट। ये मान लीजिए हमारा ये यहाँ पर क्या है, ऊपर डेंसर मीडियम है, इधर क्या है, रेयर मीडियम है। यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम। इसको हमने पहले 2 बोला था, इसको 1 बोला था, हम ऐसे ही बोल लेते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। रे यहाँ से जो बेंट होके आई थी वो क्या था, ऐसे निकल गई थी। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट इंसिडेंट है हमारा, वही ए भी मान लीजिए। ओके बच्चों, इसी तरह से इसकी एक यहाँ पे वही डिस्टेंस, यानी हम टेंजेंट मान लीजिए। ये क्या है, V2 टॉर्क था और हमारे इसके लिए हमने मानी थी V1 टॉर्क। ओके, मान लीजिए ऐसे यहाँ से हमने क्या किया, एक इसको पॉइंट ऑफ सोर्स मान के इस तरह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे वेवलेट्स बन जाएगी, तो उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसे हो गया। लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है इज मोर देन द स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम, यानी लेकिन इस केस में क्या होगा, जो ये वाला मीडियम है अगर हम इन्हें मीडियम 1 और 2 ऐसे ही मान के चले तो हम ये कहेंगे जो ऊपर वाला मीडियम है अगर वो 1 है तो इसकी क्या होगी, कम होगी नीचे वाले से, क्या होगी, कम होगी नीचे वाले से। अगर हम वही, चलो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको ऐसे ही मान लेती हूँ, V1 V2 ही मान लेती हूँ। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा क्या होगा, ये जो ये वाली लाइट है ये वाली लाइट ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होगी तो मे भी हो सकता है तो जो ये हमारी वेवलेट्स बन रही है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर भी बन जाए और आगे हो जाए और आगे हो जाए, ये सिचुएशन हो सकती है, अभी वो इसी पर भी आ जाए, पॉसिबल है यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, क्रिटिकल एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल बनाएगा। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ था हमारा इंसिडेंस एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल बनाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल बनेगा तो यहाँ पर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस केस में हमने यानी क्या क्या देखा, हमने ये देखा स्पीड ऑफ द डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, यही देखा, यानी अगर हम इसे मीडियम 2 मान रहे हैं तो V2 की स्पीड क्या हो जाएगी, V1 से ज्यादा हो जाएगी। उस पहले केस में क्या था, जो हमने किया था उसमें तो V2 की कम थी, लेकिन इसमें ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो जो V2 में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। ये क्या था, रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ था जो हमने प्रूव किया था, हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। चलिए अब हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल आ जाएगा N2 by N1। जानते हैं, ये भी हमने एक तरह से पता ही है हमें, ये किसके इक्वल होता है, N2 by N1 के इक्वल होता है, हमें इस बात का पता है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे केस करेंगे। क्या केस करेंगे, मान लीजिए एंगल जो हमारा आई है, यानी ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, जो ये वाला एंगल है अगर इसके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अगर हमारा आई एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में क्या होगा, हमारा साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अगर साइन आर 1 के इक्वल होगा इसका मतलब क्या है, जो हमारा एंगल है यानी आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमारा जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों कोई रिफ्रैक्टेड रे ही नहीं मिलेगी हमें। क्या होगा, कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, ये बच्चों पिछले केस के लिए बताया था, क्योंकि इस केस में तो क्या है, इस केस में तो V2 बड़ा है ना हमारा V1 के लिए, कहीं आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आप लोगों को बच्चों यहाँ से रिफ्रैक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या करना था, ये जो प्रूव करना था वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। चलिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन की टर्म और देख लेते हैं कैसे प्रूव होगी। चलिए बच्चों, रिफ्लेक्शन, हमें पता है जब रिफ्लेक्शन होता है, मान लीजिए ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, ये एंगल आई है, तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड हो रही है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लिया। क्या है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो हमें एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी पता होना चाहिए। इसके साथ जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल यहाँ पर आई होगा। ओके बच्चों, क्यों, क्योंकि ये तो आर होगा यहाँ से। अब अगर हमें पता है क्या, ये मीडियम सेम रहते हैं, इसमें जो मीडियम सेम रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर से ये हमारा वेव फ्रंट बनेगा उतनी डिस्टेंस पर यहाँ से ये बनेगा। आप चाहो तो हम सिंपली ये भी मान सकते हैं कि यहाँ से ऐसे पॉइंट से, जैसे सेकेंडरी वेव से लेट्स हमने बनाई किस तरह पॉइंट्स मान के सर्कल ड्रॉ करें, या फिर आप इसके बराबर, जैसे इसके बराबर आर्क मान लगा लीजिए। यहाँ पर जब आप इसके बराबर आर्क लगाएंगे और इसे यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से इसे मिल जाएगा, और यहाँ से एक लाइन ले लीजिए, मान लीजिए इसका नाम है डी। तो इस केस में क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी ई हमने लिया है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि बराबर आर्क लेके लगाई है ना हमने यहाँ पर चाप, और ये हमने मान लीजिए वेलोसिटी क्या है, इस मीडियम में वी है और टाइम क्या है, टॉर्क है। तो ये वाली चीज किसके इक्वल होगी, वी टॉर्क, ये चीज किसके इक्वल होगी, वी टॉर्क। यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होगा, क्यों, क्योंकि एक वेव फ्रंट था, यहाँ से हमने टेंजेंट लिया था, ये एक डिस्टेंस है हमारी, और ये हमने इसके इक्वल लिया था, ये तो इसके इक्वल है, और यहाँ पे हमने जो चाप लगाई थी उसके वेवलेट्स की, उससे हमने ये टेंजेंट लिया था, इसका हमने यहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल हो जाएगा आर। हमारा जो रिफ्लेक्शन लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था जो हमने किया था, वो क्या कहता, वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें यही अब यहाँ पर इसमें प्रूव करना है। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई, और दूसरे ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ई। इनमें क्या होगा, ए ई दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन है। हम यहाँ पे एक तरह का मैथमेटिक्स कर रहे हैं बच्चों। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, सब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं हमें। और जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। कितना है, वी टॉर्क। ये अभी हमने आपको बताया ही था। इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल होगी ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए बी ई के। अगर ये दोनों ट्रायंगल होगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी पार्ट्स हैं एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू दी एंगल आर। किस तरह, बाय सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से वेव फ्रंट की हेल्प से यानी ह्यूजेन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी सॉल्व कर दिया है। यही क्या है, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ से। इसका मतलब ये क्या है, हमने यहाँ पे ह्यूजेन प्रिंसिपल से सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन, हमने इन टर्म्स को तो यहाँ प्रूव करके दिखा दिया है। लेकिन हम इसकी हेल्प से कोई भी लेंस है, कोई भी प्रिज्म है, या फिर और भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मिरर की प्रॉपर्टी है, उसके बिहेवियर है, उसको भी हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट आपने लिख कर भेज सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।